दोस्तों, आप तो सोचते होंगे कार्डियक सर्जरी ना जाने क्या मुश्किल है और कितना ही इम्पॉर्टेंट है हमारा हार्ट, ये तो आप जानते हैं। तो आज हम लेके आए हैं एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको कहते हैं परफ्यूजन। आप भी नाम पहली बार सुन रहे हैं, है ना? तो चलिए इस पे और जानने के लिए आज हमारे साथ है एक्सपर्ट मिस्टर अंकन कुमार सिन्हा, जो कि एक परफ्यूशनिस्ट है एंड प्रैक्टिसिंग इन फोर्टिस हॉस्पिटल। नमस्ते सर, हमारे शो में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो परफ्यूशन है, और आप एक क्लिनिकल परफ्यूशनिस्ट है, तो ये परफ्यूशन होता क्या है? परफ्यूजन बायोलॉजिकल टर्म में होता है ब्लड डिलीवर करना। जब हार्ट ब्लड पंप करता है, वो पूरा प्रोसेस हार्ट के ब्लड पंप करने से और ब्लड के टिश्यू मसल परफ्यूजन, मसल तक रीच करने, ऑर्गन रीच करने में, उस पूरे प्रोसेस को परफ्यूजन कहते हैं, ब्लड परफ्यूजन। तो उसमें ब्रेन परफ्यूजन भी इन्वॉल्व रहता है, टिश्यू परफ्यूजन भी है, मसल परफ्यूजन भी है। बेसिकली उस पूरे प्रोसेस को, जहाँ हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करना है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है, इस पूरे सिस्टम को परफ्यूजन कहते हैं। जी, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे कि हमारे लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने में, जहाँ पे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, फिर उससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट पे आती है और फिर वो हार्ट से हमारे पूरे बॉडी में जाती है। तो मोस्टली ये जो डीऑक्सीजनेटेड से हमारे हार्ट में जाके फिर लंग्स में जाके और फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आके पूरे बॉडी में जाने की जो टोटल प्रोसेस है, जिसमें हर सेल्स तक, हर टिश्यूज तक जो ब्लड पहुँचता है, तो वो पूरा परफ्यूशन कहलाता है। ओके ओके, तो ये कैसे मतलब हमारे हार्ट या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है ये पूरा चीज़? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, हार्ट ही एक ऑर्गन है जो ब्लड पंप करता है और कोई दूसरा ऑर्गन नहीं है। लंग्स ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो इस पूरे सिस्टम को डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। हार्ट में दो मेन वेना केवा होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, जहाँ से सारे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। हार्ट में जैसे 4 चैम्बर होते हैं जी, राइट और लेफ्ट, दोनों राइट और लेफ्ट 2-2 चैम्बर में डिवाइडेड होते हैं। तो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आते हैं, जो अपर हाफ ऑफ चैम्बर, अपर हाफ ऑफ चैम्बर होता है, 1 क्वार्टर, अपर फर्स्ट क्वार्टर होता है। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से वो पंप होके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। हाँ, लंग्स में जाता है। लंग्स में वो ऑक्सीजनेट होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, वो ऑक्सीजनेट होता है, फिर वो वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। और लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये 2 सर्कुलेशन हो गए। एक सर्कुलेशन हो गया जिसमें राइट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट हाफ में आ रहा है और वो लंग्स में जा रहा है। एक वो सर्कुलेशन हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट में आना और लंग्स में जाना, वो एक सर्कुलेशन हो गया। दूसरा सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स से वापस हार्ट में आना और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना, ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम हो गया पूरा। तो परफ्यूजन जब हम बोलते हैं तो मतलब ब्लड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रॉपर्ली। जिस ऑर्गन को जितने ब्लड का जरूरत है, उस ऑर्गन तक उतने ब्लड पहुंच रहे हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हो या अपर एक्सट्रीमिटीज़ हो, सभी जगह ब्लड प्रॉपर पहुंच रहे हैं, जो उसके लिए ज़रूरी है। ब्लड पहुंचने का मतलब है कि ऑक्सीजन उस टिश्यू सेल्स तक पहुंच रहा है, न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं। तो ब्लड डिलीवरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। अगर हार्ट का सिस्टोलिक फंक्शन अच्छा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छा है, तो मतलब हार्ट का बॉडी का परफ्यूजन भी अच्छा है। अगर हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, सिस्टोलिक फंक्शन इतना अच्छा नहीं है, तो पूरे बॉडी में ब्लड परफ्यूजन अच्छे से नहीं हो रहा है। तो परफ्यूजन डायरेक्टली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से ही रिलेटेड बिकॉज वही पूरे बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता होता है। ओके ओके, तो जो एक कहावत है कि कमजोर दिल वाले, तो इसका मतलब क्या सच में है कि उनका जो हार्ट है वो अच्छे से पंप नहीं करता, या बस वो तो कहावत साइकोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड है। कमज़ोर दिल वाले मतलब मन से कमज़ोर मन से कमज़ोर है जी। तो पर मन से भले ही कमज़ोर हो, हार्ट अपना चंगा रखना ज़रूर चाहिए सबको, है ना? कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपने ऑलरेडी बताया हमें कि परफ्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और इसका कितना रोल है कि सारे टिश्यूज़ तक, सारे सेल्स तक ऑक्सीजनेट ब्लड पहुंचाना और डीऑक्सीजनेट लेके भी आना, सब कुछ। तो इसमें क्या कोई टाइप्स है परफ्यूशन के? टाइप्स परफ्यूजन तो एक ही है, ब्लड परफ्यूजन। बट हाँ, आइसोलेटेड सेंस में अगर बात करें तो ब्रेन परफ्यूजन अलग से हो गया। ब्रेन परफ्यूजन कहने का सेंस ब्रेन में जितने ब्लड की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट उसको पूरा हो रहा है। अगर ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचेगा, अगर एयर एम्बोलाई हो गया या क्लॉट बन गया कैरोटिड आर्टरी वगैरह में, ब्रेन में अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन हाइपोक्सिया हो सकता है।
वैसे ही थोड़ा आसान भाषा में जैसे हाइपोक्सिया मतलब सब बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा कि मतलब वो अनकॉन्शियस स्टेट में चले जा रहे हैं। हाँ, हाँ। मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पहुँच रहा है या ब्लड नहीं पहुँच रहा है तो ब्लड फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली। ब्रेन रिलेटेड डेथ भी हो सकता है, हाँ, ब्रेन डेथ भी हो सकता है। अगर ब्रेन में प्रॉपर परफ्यूजन नहीं हो रहा है तो करीब करीब सर जनरली कितना सेकंड्स, आई शुड से सेकंड्स या मिली सेकंड्स, अगर ब्रेन को ब्लड ना मिले तो वो काम नहीं करता, ब्रेन सेल्स मर जाते करीब करीब अप्रोक्स? नहीं, उसका कोई ऐसा पैरामीटर तो नहीं है, बट हाँ लाइक अगर कुछ सेकंड्स भी 10 से 20 सेकंड भी फेटल हो सकता है। अच्छा, करीब 10-20 हाँ, सेकंड भी बहुत ज़्यादा किसी के लिए हानिकारक हो सकता है या हाँ, कोई शायद सस्टेन भी कर सकते हाँ, हैं। वो डिपेंड करता है। जी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्डियक हमारा जो सिस्टम है, हार्ट के पास अपना ही सिस्टम होता है जो खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं? हार्ट में कॉर्नरी आर्टरीज होते हैं, तो हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो वो खुद को ब्लड नहीं सप्लाई करता है। जब हार्ट ब्लड पंप नहीं कर रहा होता है, जैसे हार्ट में 2 फेज होते हैं, एक सिस्टोलिक फेज होता है और एक डायस्टोलिक फेज होता है कॉन्ट्रैक्शन में। सिस्टोलिक फेज का मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सारे शरीर में ब्लड पहुंचा रहा है। और डायस्टोलिक फेज मतलब हार्ट रिलैक्स कर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो जब हार्ट रिलैक्स होता है तब उसके कॉर्नरी आर्टरीज जो एओर्टा के पास होते हैं, जैसे मान लिया अगर ये एओर्टा है, ये हार्ट है, ये एओर्टा है, तो यहाँ से उसके साइनस से आर्टरीज निकलेंगे जो हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। और जब हार्ट रिलैक्स फेज में रहता है डायस्टोल में, तब कॉर्नरी आर्टरीज ओपन होते हैं, तब उस वक्त हार्ट को ब्लड पहुंचता है हार्ट कॉर्नरी आर्टरीज के थ्रू। डायस्टोलिक फेज में जब हार्ट रिलैक्स रहता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है सिस्टोलिक फेज में, तब कॉर्नरी आर्टरीज बंद रहेंगे, उस टाइम हार्ट को ब्लड नहीं पहुंच रहा था, तब वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। जब खुद काम करेंगे तो खुद के लिए कहाँ से काम कर पाएंगे, जैसे हार्ट का काम ही है सारे बॉडी में पंप करना। तो जैसे हम जानते हैं कार्डियक मसल्स जनरली इनवॉलंटरी होते हैं, तो क्या कार्डियक मसल्स को कुछ सेकंड्स भी ब्लड ना मिले तो डेथ हो जाएगी उन सेल्स की? नहीं, कुछ सेकंड्स में तो नहीं होता, हार्ट सर्वाइव करता है अच्छे खासे टाइम तक। बट हाँ, कॉर्नरी आर्टरीज के मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, सिर्फ एक नहीं होता है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड होते हैं, और दोनों राइट लेफ्ट मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइडेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो अगर एक आध आर्टरी ब्लॉक हो भी रहा है तो बाकी आर्टरी पहुंचा रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं कुछ देर के लिए, तो बाकी आर्टरी हार्ट को ब्लड पहुंचा रहे हैं, कुछ देर नहीं, इवन सालों साल भी लोग चलते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन अब मेन आर्टरीज अगर ब्लॉक हो जाएंगे 3-4, जैसे लेफ्ट मेन आर्टरी है जो सबसे पहला आर्टरी, सबसे मोटा आर्टरी होता है, वो ब्लॉक हो गया तो वो फेटल हो सकता है। किसी भी टाइम हार्ट अटैक आ गया, जब सुनते होते हैं कि अचानक से आ गया, तो वो थ्रोम्बस वगैरह बनने के कारण, अगर बाहर से तो नहीं पता चल रहा अंदर क्या हो रहा है, अगर थ्रोम्बस बन रहा है तो मेन आर्टरीज में लेफ्ट मेन आर्टरी हो गया या एलएडी आर्टरी हो गया या मेन आरसीओ वगैरह हो गया, राइट कॉर्नरी आर्टरी, जो मेन आर्टरीज होते हैं, अगर उनमें थ्रोम्बस बन रहा है, अगर ओवर टाइम उनमें ब्लॉकेज डेवलप हो रहा है, तो वो फेटल हो जाता है, किसी भी टाइम मेजर हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसलिए बॉडी भी सिग्नल देता रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर माइनर चेस्ट पेन भी हो रहा है तो वो इग्नोर करने को नहीं होता, या थक जा रहे हैं जल्दी, कोई फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल स्ट्रेनस काम नहीं हो रहा, सीढ़ी चलने में सीढ़ी चल रहे तो सांस फूल रही है, तो ये सारे सिग्नल होते हैं कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मेडिकल चेकअप करा लेना है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना चेकअप कराना चाहिए। जी, तो क्या क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो परफ्यूजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, या किस किस फैक्टर्स पे ऐसा कोई परफ्यूजन डिपेंड करता है, ऐसा कुछ? परफ्यूजन सबसे पहले तो हार्ट के अपने फंक्शन पे डिपेंड करता है, सिस्टोलिक फंक्शन पे। दूसरा उसका हेमोडायनेमिक्स वगैरह होता है, ब्लड प्रेशर हो गया। मेन तो उसका है कि हार्ट फंक्शन कैसा कर रहा है, सिस्टोलिक फंक्शन कैसा, प्राइमरी तो वही है, उसी पे डिपेंड करता है। बाकी सब कुछ सब्सिडियरी है, लाइक वो उसको असिस्ट कर सकता है सिस्टोलिक फंक्शन बेहतर बनाने में। हेल्दी खाना हो गया, स्मोक नहीं करना, ड्रिंक नहीं करना। मेन है कि आपका हार्ट कितना हेल्दी है, सब कुछ उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो उसके लिए रेगुलर चेकअप कराते रहना भी ज़रूरी है, ECG, ईको, EF वगैरह पता रहे तो वो ठीक रहता है। बस काफ़ी बार और बाहर से सिम्टम नज़र नहीं आता है, काफ़ी ऐसे भी पेशेंट हैं जो बिल्कुल ठीक है, जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह भी ठीक है, उनके पास सच कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन हार्ट अंदर अंदर वीक होता जा रहा है, तो वो रेगुलर चेकअप कराने से क्लियर होता है। खास करके जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, फर्स्ट डायबिटिक पेशेंट को चेस्ट पेन भी फील नहीं होता है, उनका पेन सेंसेस नम हो जाता है। तो जैसे डायबिटिक पेशेंट का आपको पता होगा, कट जाने पे पता नहीं चलता उनको कट गया, तो वैसे ही चेस्ट पेन के साथ भी होता है, चेस्ट पेन उनको फील नहीं होगा, अगर हो भी रहा होगा तो उनके पेन रिसेप्टर्स वीक हो नम हो जाते हैं। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट को तो खास करके ज़रूरी मैंडेटरी है रादर कि वो हर 6 महीने साल भर पे एक बार कंप्लीट हार्ट चेकअप कराई करें। तो सब कुछ हार्ट के अपने फंक्शन पे डिपेंड करता है, और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो हार्ट को हेल्दी बनाए रखने के लिए
जो भी लाइफस्टाइल या lifestyle change हो गया, एक्सरसाइजेस या डेली exercises। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। हाँ हाँ। और ऑल्सो ऐसा भी बोला जाता है, हमारी योगिक फील्ड की बात है, आपसे शेयर कर रही हूँ, कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हमने ऐसा देखा, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से गुजरते हैं या ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं, एंगर इशूज़ भी जिनमें ज़्यादा है, उनमें एंजाइना या मायोकार्डियम इन्फेक्शन जैसा और या फिर हार्ट के कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जैसा हमने ज़्यादा देखा है। मेरे पास वैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो उस एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो अगर हम थोड़े से मेंटल कामनेस के प्रति थोड़े से ज़्यादा सजग रहे, आई होप ये हेल्प कर सकता है। हाँ, वो काफी हेल्प करता है। थोड़ा रिलैक्सेटिव कुछ करे। मेंटली काम रहता है तो आपका ब्लड प्रेशर वगैरह भी नॉर्मल रहता है, कंट्रोल में रहता है। स्ट्रेस मायने रखता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने पे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, फिर स्ट्रेस के कारण ईटिंग डिसऑर्डर वगैरह भी डेवलप हो जाता है। जी हाँ। जो बिंज ईटिंग, हाँ, साथ साथ कंजम्पशन, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस का कंजम्पशन भी होता है स्ट्रेस लेने के कारण। हाँ, तो वो सब फिर इवेंचुअली हार्ट पे भी इम्पैक्ट करता है। जैसे कि आप क्लिनिकल परफेक्शनिस्ट है, तो बेसिकली क्या रोल रहता है क्लिनिकल परफेक्शनिस्ट का कार्डियक सर्जरी के दौरान और कैसे किया जाता है? परफ्यूजनिस्ट का बेसिकली प्राइमरी पर्पस होता है हार्ट और लंग्स को बाईपास करना। तो जब हार्ट पे सर्जरी करना है तो हार्ट कॉन्स्टेंटली आपका मूव कर रहा है, बीट कर रहा है, तो बीटिंग हार्ट पे आप सर्जरी तो बीटिंग हार्ट पे आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं। सर्जरी करने के लिए आपने इंसिजन लगाना है, सूचर वगैरह लेना होता है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी प्रेसिजन, फाइन प्रेसिजन चाहिए, तो वो बीटिंग हार्ट पे नहीं कर सकते जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। साथ साथ वाल्व वगैरह चेंज करना है, हार्ट के वाल्व चेंज करना है अगर, तो अपने हार्ट चैम्बर ओपन करना है, उसमें कट करके पूरी तरह से ओपन करना है, उसको वाल्व निकालना है। तो अब जैसे ही हार्ट ओपन करेंगे, हार्ट भी डेथ हो जाएगा और बॉडी का भी डेथ हो जाएगा ऑब्वियसली। तो उसका प्रोसेस निकाला गया है कि तो ऐसा क्या हार्ट को हमारे जो चेस्ट कैविटी है वहां से निकाल के बाहर प्लेस करके किया जाता है? चेस्ट कैविटी में, हाँ, अंदर चेस्ट कैविटी में चेस्ट ओपन किया जाता है पूरे ओके। ये स्टर्नम होता है, ये हाँ, स्टर्नम होता है, हाँ, ये ओपन किया जाता है, यहाँ रिट्रैक्टर लगा के स्टर्नम को फिक्स करा जाता है, फिर कैविटी में ऑपरेट करते हैं। उसका प्रोसेस है कि ब्लड सारे बाहर ड्रेन कर ले बॉडी के, ऑक्सीजनेट करके वापस बॉडी में भेजें वो एक है। और साथ साथ हार्ट को अरेस्ट करना जरूरी है उसके लिए। तो जब हार्ट अरेस्ट होएगा तो पहले तो हार्ट को खुद को भी ब्लड चाहिए और फिर पूरे बॉडी को भी ब्लड चाहिए, तो ये दो मैकेनिज्म है जो साइमल्टेनियसली चलते हैं हार्ट परफ्यूजनिस्ट में। तो उसके लिए हार्ट लंग मशीन बनाया गया है, वो बेसिकली पंप का काम करता है, हार्ट का काम करता है। हार्ट का काम ब्लड पंप करना है तो हार्ट लंग मशीन को भी शॉर्ट में पंप बोल देते हैं, पंप करने का काम होता है उसका। फिर डिस्पोजेबल होते हैं, ऑक्सीजनेटर लगाया जाता है बाहर से, उसका काम ब्लड को ऑक्सीजनेट करना होता है, ऑक्सीजनेट करना होता है। अब जो लंग्स करता है एज यूजुअल, मतलब हार्ट और लंग्स काम करते हैं साइमल्टेनियसली एक साथ, वही काम पंप और ऑक्सीजनेटर करते हैं आर्टिफिशियली। तो उसका मैकेनिज्म होता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा होते हैं, जो मैंने पहले बताया हार्ट में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं हार्ट में, उनमें 2 कैनुला लगा दिया जाता है और उनको ऑक्सीजनेटर से कनेक्ट किया जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाने के बदले सारे ऑक्सीजनेटर में आ जाते हैं, ऑक्सीजनेटर में वो ऑक्सीजनेट होते हैं, फिर पंप के थ्रू, हार्ट लंग मशीन के थ्रू वो पंप होके जाते हैं, और एओर्टा होता है जो मैंने बोला, जहाँ से पूरे बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है, एओर्टा में कैनुला लगा दिया जाता है और वो पंप से कनेक्ट रहता है। तो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से सारे ब्लड रिसीव करके ऑक्सीजनेटर में डाल के, ड्रेन होके ऑक्सीजनेटर में आते हैं, वो पंप के थ्रू होते हुए एओर्टा से में जाते हैं और पूरे बॉडी में चले जाते हैं। हाँ, तो ये हो गया बाईपास, हार्ट को बाईपास, हार्ट और लंग्स को बाईपास करने का सिस्टम। तो अब हार्ट और लंग्स का बॉडी पूरे तरह से उनमें नहीं डिपेंडेंट है, हार्ट और लंग्स पे। अब यहाँ पे एक बात है, हार्ट में पल्सेटाइल फ्लो होता है, लाइक पल्स होता है उसमें, जब देखते हो हार्ट का अपना बीट होता है ना, लब डब। तो आपने अगर वेव फॉर्म देखा होगा ब्लड प्रेशर का, तो ऐसा ऐसा करके होता है, वो पल्सेटाइल फ्लो होता है। बेसिकली हार्ट का फ्लो पल्सेटाइल होता है, और जो हार्ट लंग मशीन का होता है वो नॉन पल्सेटाइल होता है, उसमें पल्स नहीं होता है। जो आप ऐसे पल्स फील करते हैं ना, वो पल्सेटाइल हो गया। लेकिन हार्ट लंग मशीन का नॉन पल्सेटाइल फ्लो होता है, तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, ज़्यादा फ्लो का जरूरत पड़ता है। बट वो आर्टिफिशियली किया जा रहा है और थोड़े टाइम के लिए किया जा रहा है, 2 से 4 घंटे के लिए मैक्सिमम, उस पर हार्ट में सर्जरी किया जा सके। तो ये एक पहला काम हो गया परफ्यूजनिस्ट का, कि हार्ट और लंग्स को बाईपास करना। और दूसरा, हार्ट पे सर्जरी करने के लिए हार्ट को अरेस्ट करना जरूरी है, बस बीटिंग हार्ट पे नहीं किया जा सकता, मुश्किल है। तो उसके लिए कॉर्नरी आर्टरीज के थ्रू कार्डियोप्लेजिया सॉल्यूशन होता है, वो दिया जाता है। कार्डियोप्लेजिया का मतलब कार्डियक, और प्लेजिया मतलब पैरालाइज करना, तो उसमें हार्ट को पैरालाइज किया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। कार्डियोप्लेजिया सॉल्यूशन में उसका मैकेनिज्म होता है एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम कंसंट्रेशन इंक्रीज करना। जो आप ऐसे नोड की बात कर रहे थे, वो सोडियम और पोटेशियम का कंसंट्रेशन बैलेंस रखता है, जिसके कारण हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है। तो जब एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन में पोटेशियम इंक्रीज हो जाता है,
तो जो हार्ट का थ्रेशोल्ड है हम्म, वो इंक्रीज हो जाता है, हम्म, तो उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सीज हो जाता है, रुक जाता है। ओके, वो थ्रेशोल्ड एक बार क्रॉस हो गया तो ऐसे नोड का काम है कि वो थ्रेशोल्ड क्रॉस ना होने पाए, ना होने तो पाए। कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होता रहे हार्ट में, जो ईसीजी में आप देखते हैं। ठीक है, लेकिन कार्डियोप्लेजिया सॉल्यूशन के थ्रू पोटेशियम कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं, आर्टिफिशियल इंक्रीज कर दे हाँ रहे ताकि हाँ, सो दैट उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टॉप हो जाए बीटिंग बंद हो जाए। और वो सीज हो जाए। तो ये जो अरेस्ट होता है ये डायस्टोलिक अरेस्ट होता है, मतलब रिलैक्स स्टेट में अरेस्ट होता है। जो हार्ट अटैक होता है वो सिस्टोलिक अरेस्ट होता है, मतलब ओके, हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में वो अरेस्ट होता है। हाँ हाँ, तो जब वो कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में अरेस्ट हो रहा है तो उसका सारे न्यूट्रिशन वगैरह वो यूज अप हो जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन में। तो हार्ट में जब कोई न्यूट्रिशन नहीं रह रहा, कोई ऑक्सीजन नहीं रह रहा, तो वो डेड हो जा रहा है हार्ट मसल। लेकिन यहाँ जो अरेस्ट किया जा रहा है ऑपरेशन के वक्त, ये डायस्टोलिक फेज में अरेस्ट किया जाता है। ऑलरेडी रिलैक्स्ड है हार्ट तब। हाँ, तो उससे हार्ट के लाइक न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन तो फिर भी यूज हो रहे हैं डायस्टोलिक फेज में, लेकिन कम यूज हो रहे होंगे। और साथ साथ हाइपोथर्मिया इंड्यूस किया जाता है, जिससे उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी और कम हो जाए। हाइपोथर्मिया मतलब बहुत लो टेम्परेचर पे, बॉडी का टेम्परेचर 37 से कम करके नॉर्मल केसेस में 32 तक ले आते हैं, अगर ज़्यादा लंबा केस चलना है तो 30 तक ले आते हैं। उससे पूरे बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है। साथ साथ हार्ट का टेम्परेचर 5 to 7 डिग्री पे रखते होते हैं हाइपोथर्मिया पे, तो हार्ट का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो ऐसा लग रहा होगा दिल को तो बहुत ठंड लग रही होगी। ठीक है, उस पर फिर टॉपिकल आइस फ्लश वगैरह भी डालते होते हैं। और कार्डियोप्लेजिया सॉल्यूशन जो डिलीवर करते हैं वो खुद भी 5 डिग्री के अराउंड डिलीवर करते होते हैं। तो हार्ट का मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत कम कर दिया जाता है, तो उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बिल्कुल मिनिमम लेवल पे आ जाता है, और वो डायस्टोलिक फेज में रेस्ट रहता है, तो इससे हार्ट मसल सेफ रहता है। ठीक है, वो डेड नहीं होता है। और साथ साथ हर 20 मिनट्स पे कार्डियोप्लेजिया सॉल्यूशन रिपीट किया जाता है मिक्स्ड विद ब्लड। 4 पार्ट ब्लड होता है, 1 पार्ट कार्डियोप्लेजिया सॉल्यूशन होता है, तो 4:1 के रेशियो में ब्लड और कार्डियोप्लेजिया सॉल्यूशन रिपीट किया जाता है हर 20 to 30 मिनट्स पे। तो ब्लड को जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का, वो मिलता रहता है हर 20 मिनट्स पे। तो हार्ट मसल सेफ रहता है अरेस्टेड फेज में भी। ठीक है, और उसके पहले लाइक हार्ट अरेस्ट करने के पहले जो एओर्टा होता है, जो मैंने बताया, जैसे मान लिया ये हार्ट है, ये एओर्टा आ रहा है, तो एओर्टा ही हार्ट और बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। हाँ, एओर्टा के बीच में क्लैंप कर देते हैं हार्ट को आइसोलेट करने के लिए। आइसोलेट करने के बाद हार्ट को अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर वो क्लैंप नहीं करेंगे तो जो कार्डियोप्लेजिया सॉल्यूशन दे रहे हैं कॉर्नरीज पूरे बॉडी में चला हाँ, जाएगा। वो बॉडी में चला जाएगा। और साथ साथ जो मैंने बोला कैनुला डालते हैं एओर्टा में, तो वो उससे जो फ्लो जा रहा है एओर्टा के थ्रू, हार्ट लंग मशीन के थ्रू, वो भी हार्ट में आता रहेगा। तो हार्ट को पूरी तरह से आइसोलेट किया जाता है, सो दैट ब्लड वापस हार्ट में ना आए और कार्डियोप्लेजिया सॉल्यूशन भी पूरी तरह से हार्ट में जाए। ठीक है, तो अब सर्जरी हो गया, एवरेज 1.5 से 2 घंटे का होता है सर्जरी, वो हो गया। तो क्लैंप हटाया जाता है, जो क्रॉस क्लैंप लगाए होते हैं। पहले तो टेम्परेचर वापस नॉर्मल लेके आया जाता है, जो कम किए होते हैं 32 से 36 37 वापस लेके आते हैं, फिर वो क्लैंप हटाते हैं। जब क्लैंप हटाते हैं तो ब्लड परफ्यूजन शुरू होता है हार्ट में, बस जो मैंने बोला कैनुला जो एओर्टा में डाले होते हैं, उससे ब्लड परफ्यूजन शुरू हो जाता है। हाँ, तो उसके कारण पहले तो पोटेशियम वॉश आउट होता है। तो पोटेशियम जैसे वॉश आउट होएगा, हार्ट एक्टिविटी खुद ब खुद आ जाना चाहिए अगर नॉर्मली। अगर नहीं आता तो फिर शॉक देते हैं, इंटरनल शॉक देते हैं 20 जूल्स के अराउंड, 10 to 20 जूल्स, तो उससे हार्ट रिदम आ जाता है नॉर्मल। काफ़ी केसेस में, काफ़ी अगर बहुत लंबा केसेस चला है तो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आ जाता है हार्ट एक्टिविटी वापस, हार्ट अगेन अपने नॉर्मल। हाँ, पोटेशियम वॉश आउट होता है, उसका एक्टिविटी आना शुरू हो जाता है। मेन फंक्शन वो है उसका। और हार्ट का जो टेम्परेचर ऑप्टिमल आ जाएगा एज सुन एज वो स्टॉप किया दिया जाएगा, जो हम कम टेम्परेचर रखने के लिए जो 5 to 7 डिग्रीज जो मेंटेन रहते हैं, वो जैसे ही वो सॉल्यूशन देना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो टेम्परेचर रिगेन हो जाएगा। हार्ट तो वार्म होता रहता है ना फिर रूम टेम्परेचर पे, जब डिलीवर कर रहे हैं सॉल्यूशन तब उसका टेम्परेचर कम रहता है। और रिपीटेडली आइस स्लश टॉपिकली डालते होते हैं हार्ट को, बट सर्जन को पता होता है कि कब उसका सर्जरी होने वाला है, तो लाइक वो 10 मिनट या 15 मिनट पहले हमें बोल देगा कि रिवार्म करने पेशेंट को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने, तो फिर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आते हैं उसको 36 तक। तब तक उस पर कोई फिर ना कार्डियोप्लेजिया दिया जाता है, ठंडा सॉल्यूशन, कोल्ड सॉल्यूशन, ना तो आइस फ्लश डाला जाता है, तो हार्ट अपना नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, आता रहता है जैसे जैसे बॉडी वार्म होता रहेगा। फिर एक बार क्लैंप ऑफ कर दिया, क्रॉस क्लैंप जो एओर्टा में लगाए होते हैं, तो वो अगर हटा दिया एक बार, तो फिर हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। तो फिर आइडियली तुरंत पे आ जाता है। काफ़ी लंबा अगर केस चला है तो 5 मिनट 10 मिनट के इंटरवल पे आ जाता है हार्ट एक्टिविटी आ जाता है। फिर अगर उसके रिदम में प्रॉब्लम है, एरिथमिया वगैरह है, तो या तो शॉक दिया जाएगा या फिर पेसिंग किया जाता है, टेम्परेरी पेसिंग। तो वो सारे
मतलब केस बाय केस टू Case केस by बेसिस case चलते डिसाइड हैं। किया जाता है, तो- बट मेन मैकेनिज्म यही है। जी। तो तो जनरली एक कार्डियक सर्जरी 2 से 4 घंटा चलती है जनरली, पर वेरी करती केस के ऊपर डिपेंड करके। तो क्या जैसा आपने बताया हमें कि बहुत सारे जो प्रोसेसेस चलते हैं एज ए परफ्यूशनिस्ट एंड अदर सर्जन्स के साथ भी, जो सर्जरी में कार्डियक सर्जरी में हमने सब देखा। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो इस पे क्या कभी आप लोगों ने कोई चैलेंज फेस किया? क्या आपने अपने लाइफ में ऐसा ड्यूरिंग ए सर्जरी कोई पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहते हैं जहाँ पे आपने देखा कि बहुत चैलेंजिंग हो गए ओटी रूम में वो सिचुएशन? चैलेंजिंग काफ़ी सारे होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है पेशेंट का अचानक कोलैप्स कर जाना। पेशेंट बिल्कुल हेल्दी होता है, जब पेशेंट को ओटी में लिया जाता है तो उसको पहले एनेस्थेसिया दिया जाता है। तो सर्जरी का प्रोसेस तो काफ़ी बाद शुरू होता है, परफ्यूजन का प्रोसेस भी काफ़ी बाद शुरू होता है। पहला तो उसको एनेस्थेसिया दिया जाता है। काफ़ी बार होता है वो एनेस्थेसिया देते वक्त ही अरेस्ट हो गया पेशेंट, हार्ट उसका अरेस्ट हो गया। ओके। तो उसको मिनट भर में जो काम आइडियली 10 मिनट में करते हैं वो अब 2 मिनट में करना है। उसको तुरंत बाईपास पे डालना होता है, पंप पे डालना होता है तुरंत। हाँ। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। उस पॉइंट पे काफ़ी लाइक भगदड़ मचता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज सबका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है पेशेंट को बचाना। अगर उसका हार्ट अरेस्ट हो गया तो मिनट 2 मिनट के अंदर आपने चेस्ट भी ओपन करना है, कैनुलेट करना है, फिर हार्ट लंग मशीन में डालना है। और हार्ट लंग मशीन भी ऐसा रेडीमेड नहीं मिलता है कि बस बटन ऑन करके घुमा दिया, ऐसा नहीं होता। उसको प्रॉपर असेंबल करना पड़ता है उसका पूरा सर्किट, उसको बाईपास रेडी करने के लिए, पेशेंट को उस पर डालने के लिए, लेने के लिए उसका पूरा सर्किट रेडी करना पड़ता है। और सर्किट रेडी करने में भी कितना भी एक्सपीरियंस हो 5 से 10 मिनट तो लगता ही है। उसको रेडी करना, प्राइम करना, लाइक पूरा मैकेनिज्म होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए, हार्ट लंग मशीन को भी। बट वो सारी चीज़ें अब 2 से 3 मिनट में करनी है, तो वो फिर एक्सपीरियंस के साथ ही आपका इंस्टिंक्ट डेवलप होता है। प्रेशर भी रहता है कि पेशेंट को बचाना भी है साथ में। तो एक्सपीरियंस के साथ आपका इंस्टिंक्ट भी डेवलप होता है, साथ साथ आपको पता चलता है क्या क्या चीज़ें बाईपास करनी है इमरजेंसी टाइम पे। बस इमरजेंसी नहीं है, आप रूटीन केस कर रहे हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें करते हो, सेफ्टी प्रिकॉशन से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें लेते हो। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे आप बिल्कुल सारी सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते हो, बिकॉज वही अनसेफ हो जाएगा फिर अगर आप पेशेंट को टाइमली नहीं आप बचा पाओगे सेफ्टी मैक्सिमाइज करने के चक्कर में। तो काफ़ी सारी चीज़ें बाईपास भी करी जाती है इमरजेंसी टाइम पे, बिकॉज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जल्दी से जल्दी पेशेंट को हार्ट लंग मशीन में उसको लेके आर्टिफिशियल सर्कुलेशन पे डाल दिया जाए सो दैट हार्ट को रेस्ट मिले। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे सिचुएशन आते हैं जहाँ पेशेंट बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है। मेरे साथ हुआ है कितने बार, एक बार हुआ है जब मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था, मैं सो रहा था आराम से अपने रूम में 1-1:30 बजे के अराउंड, केस नहीं था। तो रिकवरी में आईसीयू में पेशेंट कोलैप्स हो गया, उसको सीपीआर करते हुए ला रहे थे ओटी में। और मेरे को किसी ने इन्फॉर्म, जनरली होता है कि इन्फॉर्म कर देते हैं अगर पेशेंट सिक हो रहा है रिकवरी में, तो इन्फॉर्म कर देते हैं कि पेशेंट को ओटी में लेना है। तो वो किसी ने मेरे को इन्फॉर्म किया नहीं था। जब पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर के पास बिल्कुल ले आए तब मेरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं, तब हल्ला सुन के तो मैं खुद ही बाहर आ गया था, पेशेंट ले रहे करके। तो मैंने देखा वो सीपीआर करते हुए उसको ऑपरेशन थिएटर में ले रहे थे। अब जब तक पेशेंट को टेबल पे लिया गया और सर्जन ने उसका चेस्ट खोला तब तक मैंने अपना पंप रेडी कर दिया था, बस इतना मेरे को इंस्टिंक्ट हो गया कि अभी जल्दी से जल्दी। हाँ, वो किसी ने बोला नहीं मेरे को, बस अब ऑब्वियसली सीपीआर हो रहा है तो उसका अगला स्टेप वही है कि उसको पंप में डाल देना, आर्टिफिशियली उसको सपोर्ट करना पेशेंट को। तो मैंने 2 मिनट के अंदर पंप रेडी कर लिया था और फिर उसको तुरंत डाल भी दिया गया पंप पे आर्टिफिशियल सर्कुलेशन पे, और लाइक पेशेंट सर्वाइव्ड। तो एक ऐसा मन में सवाल आता है सबका, ये मैं लिसनर्स के बिहाफ में पूछना चाहती हूँ, ये जो भले चंगे फिल्म स्टार्स या कोई भी ऐसे देखते हैं, आप जिम कर रहे हैं, वॉकिंग करे, जॉगिंग करे, बहुत ही मस्कुलर फिजिक है, बिल्डअप है, पर अचानक से खरे खरे कोलैप्स कर गए, तो ये क्या एक प्रॉब्लम है? ये हार्ट क्या उनका सच में मतलब बस दिखने में ही मस्कुलर है और हार्ट सच में कमज़ोर है, ऐसा सीन है? ये काफ़ी कुछ लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। जिम करना तो एक सुपरफिशियल बॉडी को बनाना हो गया, फिर आप उसके साथ, जहाँ तक मेरे को पता है, काफ़ी सप्लीमेंट वगैरह भी लेते हैं लोग, स्टेरॉइड्स भी लेते हैं फिजिक डेवलप करने के लिए। वो सारी चीज़ें हार्मफुल होती हैं हार्ट के लिए भी। सप्लीमेंट लेना, स्टेरॉइड्स लेना, सबका कोई ना कोई साइड इफेक्ट रहता है। आप कुछ भी आर्टिफिशियल ले रहे हो बॉडी में, ये सारे लाइफस्टाइल इशू रहते हैं। तो कोई बाहर से फिट देख रहा है उसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से भी फिट है। उसका बॉडी उसको इंडिकेशन देता रहेगा, भले लोग जनरली इग्नोर करते रहते हैं। बट बाहर से फिट रहना और जिम जाने का सिंपल मतलब ये नहीं कि
आप अंदर से फिजियोलॉजिकली भी फिट हो। फिजियोलॉजिकल फिटनेस अलग होता है फिजिकल फिटनेस से, मतलब इंटर रिलेटेड है ऑफ कोर्स, बट जो बाहर से दिखता है वो जरूरी नहीं वो अंदर वो भी है। अंदर ही हो। हाँ। राइट। तो जैसे सिम्टम्स में आप पहले भी हमको बताए कि थोड़ा सा सांस फूल सकता है या हल्का हल्का कभी पेन हो सकता है चेस्ट में, एंजाइना जैसा हल्का, या फिर कभी ऐसा लगे कि सीढ़ी चढ़ रहे तो वीकनेस, या नॉर्मल ऐसे डे टू डे में थकान हो सकता है। तो ये सब अलार्मिंग साइंस है। क्या इसके सिवा भी और कोई साइंस है जो आदमी को देखना चाहिए अपने अंदर, कि ताकि पता चले कि थोड़ा सा आई नीड सम मेडिकल चेकअप और मेडिकल हेल्प? हाँ, लेथार्जी फील होना, और एक होता है अगर हार्ट फेल हो रहा है तो आपका बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, खास करके एडिमा होने लगेगा लोअर लिम्स पे? लोअर एक्सट्रीमिटीज में। ओके ओके। पेट में भी डिपॉजिट होता है, उसको एसाइटिस बोलते हैं। हाँ। तो वो सिम्टम होता है जब हार्ट फेलियर हो रहा होता है, हार्ट फेल हो रहा होता है तो वो सिम्टम डेवलप होता है। पर ये तो शायद एडवांस्ड होगा, मतलब हाँ, काफी हाँ, दिन हाँ, से हाँ, प्रॉब्लम है, हाँ, हाँ, कार्डियक पर नहीं चेकअप हुआ हाँ, तब होगा। हाँ, उसके वो होता है। ओके। बच्चे में, अगर बच्चे में हार्ट प्रॉब्लम है तो वो रोएगा तो वो नीला पड़ जाएगा, बेहोश भी हो सकता है। तो ओके, ये ओके। उसका होता है सिम्टम बच्चे का। जैसे बोलते कि छेद है दिल हाँ, में, हाँ, उस सब हाँ, केसेस में। हाँ, साइनोटिक ओके, डिजीज। ओके ओके। तो जैसा हमने तो पूरा प्रोसीड्यूर समझा कार्डियक सर्जरी का, थैंक यू सो मच फॉर दिस, बहुत ही नॉलेजेबल रहा। तो एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई है अभी परफ्यूजन में, या आपके फील्ड में क्या ऐसा रिसर्चेस चल रहा है ताकि इस परफ्यूजन टेक्नोलॉजी को और एडवांस लेवल पे लिए जाए? परफ्यूजन में दो वेरिएंट मॉडल होते हैं। एक तो हार्ट लंग मशीन है जो शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होता है, 5 से 6 घंटे मैक्सिमम रख सकते हैं थ्योरेटिकली। रखने को तो 8 घंटे भी रखा है प्रैक्टिकली, बट थ्योरेटिकली 6 घंटे का है। फिर इसका लॉन्गर वर्जन भी है, उसको एक्मो बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। वो हफ्ते दिन भी रख सकते हैं, वो सिर्फ हार्ट को सपोर्ट करने के लिए, हार्ट और लंग्स को। तो उनमें काफ़ी एडवांसमेंट आ रहा है, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आ रहे हैं जो सेफ्टी प्रिकॉशन इंक्रीज कर रहे हैं पेशेंट का। तो आउटकम बेहतर आ रहा है पेशेंट का। जो पुराने मशीन्स हैं उनमें सेफ्टी मेजर्स कम है, तो मैनुअल आपका इनपुट ज़्यादा, मैनुअल इंसाइट और कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए होता है, जो काफ़ी बार ह्यूमन एरर हो सकता है, पॉसिबल है। पर लंबा केसेस चलता है तो एग्जॉशन, खुद को भी एग्जॉशन होता है। अब के जो मशीन्स आ रहे हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड आ रहे हैं, उनमें सेफ्टी मेजर्स भी काफ़ी हैं, तो ह्यूमन एरर के पॉसिबिलिटी भी मिनिमाइज हो रहा है। तो लाइक कार्डियक सर्जरी बेहतर, सेफ हो रहा है पहले से ज़्यादा, रिलायबल हो रही है। हाँ, और ज़्यादा। हाँ। ओके ओके। तो जैसे आपने हमसे शुरू में डिस्कस किया था कि आप एक क्लिनिकल परफ्यूशनिस्ट है, तो क्या फेलो एस्पिरेंट्स जो कि कभी क्लिनिकल परफ्यूशनिस्ट शायद बनना चाहते हो, तो वो क्या कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, या क्या कोर्सेस रहता है, थोड़ा अगर बताएं। इनका एग्ज़ाम्स होता है, जैसे मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से करा तो उनका एग्ज़ाम होता है अलाइड हेल्थ सर्विसेज का। तो इनमें परफ्यूजन एक कोर्स है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। आई थिंक मैंने जब किया था तब 1 सीट था, अभी शायद 2 या 3 सीट करा है उन्होंने। तो वो बीएससी होता है 3 साल, अब 4 साल का कर दिया, मैंने 3 साल का किया था। बीएससी कोर्स होता है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पीजीआई में, और भी होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में भी होते हैं, जिपमर में भी होता है। फिर इसका एमएससी अभी एम्स शुरू करने वाली है, एमएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, तो वो कर सकते हैं 3 साल का। और उसके बाद करियर एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे? करियर एस्पेक्ट्स आपके कार्डियक सर्जरी में ही आपको काम करना है बेसिकली। प्राइमरी जॉब आपका कार्डियक सर्जरी में ही है। तो इंडिया हो गया या मिडिल ईस्टर्न कंट्री मोस्टली इंडियन प्रोफेशनल को हायर करती है। तो यहाँ इनमें और कार्डियक सर्जरी एक्सपैंड हो रहा है, लाइक हॉस्पिटल सब ज़्यादा, पहले था कि कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर ही करते थे कार्डियक सर्जरी, अभी सारे हॉस्पिटल कर रहे हैं। हाँ, तो वो एक्सपैंड हो रहा है, उसी के साथ स्कोप भी बढ़ रहा है। तो थैंक यू फॉर दिस इंसाइटफुल पॉडकास्ट। आज हमने हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ये सब आपने देखा। तो दोस्तों चलिए शपथ लीजिए कि आप अपने हार्ट और पूरे स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखेंगे और सारे हार्मफुल सब्सटेंस से बचेंगे। चीयर्स टू हेल्दी लिविंग। हरिओम।